पूरी घटनाक्रम में ये बता रखा है कि एक गांव था, उस गांव में गरीब परिवार है और उसमें माता पिता और उनके दो बेटे थे। एक बेटे की 7-8 साल की उम्र है, एक की 4-5 साल की उम्र है। और उसी समय उन दोनों भाइयों के सिर से माता पिता का साया उड़ जाता है। अब केवल घर में दो भाई बचे हैं, मम्मी पापा की भी डेथ हो गई। बड़े की उम्र 7-8 साल है, छोटे की उम्र कितनी है, 4 और 5। बेहद गरीब स्थिति है, 5-10 बीघा जमीन है, उसमें जैसे तैसे करके खेती बाड़ी करके 2 टाइम की रोटी खा रहे। जैसे तैसे दोनों भाइयों ने संघर्ष किया, पढ़ना लिखना शुरू हुए और स्कूल जाते, लेकिन बड़े भाई को पढ़ाई लिखाई में कोई ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं। इसलिए उस बड़े भाई ने डिसीजन लिया कि मैं तो स्कूल छोड़ देता हूं, मजदूरी करता हूं, खेती बाड़ी का काम करता हूं और छोटे भाई को पढ़ा लिखा करके एक आरएस अधिकारी बनाऊंगा, यानी एक योग्य अधिकारी बनाऊंगा। और छोटा भाई पढ़ने में भी इंटेलिजेंट था। बड़े भाई ने दिन रात एक करके खून पसीने से एक एक पैसा जोड़ करके छोटे भाई को कंटिन्यू पढ़ाया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। बड़ा भाई जब 15 साल का हुआ तब उसकी किसी पड़ोसी के गांव में एक लड़की से उसका विवाह हो जाता है। लेकिन जिस लड़की से विवाह हुआ वो बेहद अनुशासित, संयमित, सुलक्षणा थी, 36 गुणों से संपन्न थी, अपने पति की हर बात को मानने वाली सुलक्षणा वो महिला थी। जैसे ही वो बड़ा भाई शादी करके अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आया, उस बड़े भाई ने अपनी पत्नी के सामने सारी स्थितियां बता दी कि घर की आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं है, संघर्ष का समय है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अपने साथ घर में मेरा छोटा भाई यानी आपका देवर रहेगा और उस पर किसी भी प्रकार का दबाव, व्यंग्य वो घर में बर्दाश्त योग्य नहीं होगा। वो छोटा भाई पढ़ रहा है और मेरा सपना है कि इसको पढ़ करके एक काबिल और योग्य अधिकारी बनाऊं ताकि घर की सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक जो तंगियां हैं वो सब कुछ दूर की जा सके। और अगर तुम घर में माहौल अच्छा रखोगी, उसको बिना फालतू किसी बात को लेके व्यंग्य नहीं करोगी, कटाक्ष नहीं करोगी, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। बाकी घर के लालन पालन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। और वो महिला बेहद अनुशासित, सुलक्षणा थी। इसलिए उस महिला ने यह कहा कि आप निश्चिंत रहे, मेरी तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। शादी के 1-2 साल बीते, उस गांव में भीषण अकाल पड़ जाता है। जिस गांव में ये 3 लोगों का परिवार रह रहा, पति पत्नी और उसका छोटा भाई या उस महिला का देवर बोल दीजिए। और जब अकाल पड़ा तो उस परिवार की आर्थिक रूप से कमर टूट चुकी थी। वैसे पहले से भी आर्थिक तंगी, इस बार बरसात ही नहीं हुई तो खाने को दाने तक नहीं हुए। और जैसे तैसे उस भाई ने गांव के साहूकारों से कर्ज ले लेकर के 1 साल का समय बिताया ताकि उसके छोटे भाई की पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना आए। 1 साल के समय के बाद उम्मीद थी कि अगले साल बरसात होगी, अच्छा अनाज होगा, दुगुनी मेहनत करेंगे और साहूकारों का कर्ज उतार देंगे। लेकिन भगवान जाने राम भी रूट से गए थे, अगले साल भी बरसात नहीं होती है और उस साल में उस गांव में भीषण अकाल पड़ जाता है। जिन साहूकारों से कर्ज ले रखा था वो सुबह ही घर पे आके बैठ जाते, बोला कि 1 साल का कहा था, इतने पैसे हो गए, ब्याज सहित देने पड़ेंगे, देख कहां से बरसात हो नहीं रही है। दूसरे साल भी उस आदमी ने जैसे तैसे करके साहूकारों से कर्ज उधार लेके, उनके व्यंग्य सुन के, गालियां सुन के थोड़ा सा टाइम पास किया ताकि छोटे भाई की पढ़ाई डिस्टरबेंस ना हो। और उम्मीद थी कि अगले साल बरसात होगी तो जैसे तैसे करके परिवार का काम चलाएंगे। लेकिन मानो राम रूट से गए थे, उस गांव में कंटिन्यूअसली 3री बार अकाल पड़ गया, लगातार 3री बार। इस बार उस परिवार के पास कोई विकल्प नहीं है। सुबह उठते ही जिन साहूकारों से पैसे ले रखे थे, 15-20 जने घर पे आके बैठ जाते, गालियां निकालते। और वो आदमी परेशान हो गया और उसने लास्ट में अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और कहा कि देख, इतना कर्जा हो गया 2 साल में और इनका ब्याज भी इतना ऊंचा है कि अगले साल बरसात हो भी गई तो अपने इनका कर्जा उतार नहीं पाएंगे, इसलिए कोई रास्ता नहीं है। मैं आज रात को ही गांव छोड़ करके प्रदेश जाऊंगा और प्रदेश में कोई जॉब करूंगा, कोई काम करूंगा और वहां से मैं पैसे इकट्ठे करके और वापस गांव आऊंगा, 1-2 साल में आ जाऊंगा और इन सब का कर्जा चुकाऊंगा। लेकिन जब मैं गांव छोड़ के जाऊंगा तो प्लीज तुम मेरे छोटे भाई का ध्यान रखना, उसकी पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस नहीं आए। अगर पैसों की तंगी आए तो खुद मेहनत करना, मजदूरी करना, लेकिन छोटे भाई को पढ़ाना। और उस महिला पति की हर बात को मानती थी। उसने कहा कि नो प्रॉब्लम, आप जा सकते हैं, आपके छोटे भाई को किसी प्रकार की आर्थिक रूप से, पढ़ाई के रूप से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ना कोई कटाक्ष व्यंग्य होगा, आप निश्चिंत रह करके प्रदेश चल जाए।
और उन साहूकारों के कर्ज से परेशान होकर के वो व्यक्ति रात के अंधेरे में गांव छोड़ करके चला जाता है और प्रदेश चला जाता है। गांव वाले अगले दिन सुबह घर पर आए तो घर वालों ने बताया कि भाई वो तो है नहीं, पैसे उनको उधार दिए थे, वो आए तो उनसे बात करना, हमें परेशान करने की जरूरत नहीं है। गांव वाले कंटिन्यू 10-12 दिन आए, कंटिन्यू वो मिलता नहीं, तो उनकी पत्नी ने एक दिन कह दिया कि वो प्रदेश गए हुए हैं, 1-2 साल में आएंगे, आपका ब्याज सहित पैसा चुका देंगे। अब वो भाई प्रदेश में बैठा है, जॉब के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन 3-4 महीने घूमने फिरने के बाद भी उसे कहीं पर नौकरी नहीं मिलती है, अच्छा वेतन नहीं मिलता है। बस केवल दिन भर मेहनत मजदूरी करके इतना कमा पाता है कि 2 टाइम की रोटी खा ले। जो ख्वाब लेकर आया था कि ये कर दूंगा, सारा सिस्टम सेट कर दूंगा, वो सिस्टम सेट होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि कहां पड़ी है नौकरियां। इसलिए वो साल भर से परेशान हो गया, मानसिक रूप से भी परेशान। गांव भी वापस जाए तो किस मुख से जाए, क्योंकि उनका ब्याज तो दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। भगवान जाने कौन सी वैदिक गणित से वो ब्याज का फॉर्मूला निकालते हैं, इतना ब्याज बढ़ गया कि वो व्यक्ति प्रदेश में रहकर चिंताओं में है और उसके पास कोई विकल्प नहीं, गांव वो वापस जा नहीं सकता। यूं करते करते प्रदेश में अच्छे काम की तलाश में 7-8 साल बीत गए और 7-8 साल में भी वो इतना पैसा नहीं कमा पाया कि गांव जाके लोगों का कर्ज उतार सके। चिंता में है, घर वालों से कोई कनेक्शन नहीं है, ना कोई लेटर्स लिख रहा है, ना कोई पत्र लिख रहा है। उधर पीछे उसकी पत्नी बेहद ईमानदार और सुलक्षणा थी, इसलिए उसने अपने पति का वादा निभाने के लिए खुद ने दिन रात मेहनत मजदूरी की, अपने गहने जेवरात आभूषण बेचे और गहने जेवरात आभूषण बेच करके अपने देवर को पढ़ाया लिखाया। और वो देवर भी पढ़ने में बेहद ईमानदार और इंटेलिजेंट था, लगातार आगे बढ़ रहा था। और 8-9 साल बाद में वो देवर एक योग्य अधिकारी के पद पर काबिज हो जाता है। और जब वो अधिकारी बन गया तो अधिकारी बनने के बाद घर पर अब आर्थिक रूप से तो कोई बड़ा संकट नहीं है, लेकिन घर पर उसका बड़ा भाई नहीं है। 9 साल हो गए घर से दूर गए हुए, और भाई भी तो प्रदेश में पैसे कमा नहीं पा रहा था, इसलिए मेंटली परेशान था। गांव किस मुख से जाए, गांव वाले जीने नहीं देंगे, घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं है। 8-9 साल बाद में वह अधिकारी और वो महिला, अर्थात मैं देवर भाभी बोल देता हूं, वो गांव की पंचायत बुलाते हैं, गांव के पंच पटेलों को इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके अपनी प्रॉब्लम गांव के मुखिया लोगों के सामने रखते हैं और कहते हैं कि मेरा बड़ा भाई 10 साल हो गए प्रदेश गए हुए, घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ साहूकारों से पैसे उधार लिए थे और उनके ब्याज की मार की वजह से मजबूरी में वो गांव छोड़ के गया है। उन साहूकारों का कर्जा तो मैं सारा चुका दूंगा, लेकिन गांव के लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मेरे भैया का पता लगाया जाए कि आखिरकार वो है कहाँ, आखिर जिंदा है कि मर भी गए। घर वालों से कोई कनेक्शन नहीं है। गांव के लोगों ने कहा बात तो सही है, गांव का नागरिक है इसलिए पता लगाना लाजमी है। और गांव के सारे लोगों ने 6 माह का समय मांगा और उन्होंने कहा कि गांव के तमाम लोग 6 माह के अंदर अंदर उन लोगों का, उस भाई का, यानी जो प्रदेश गया हुआ उसका रिसर्च कर लेगी, पता लगा लेगी। 6 माह बाद पंचायत का आयोजन दोबारा होगा। ठीक है, उस छोटे भाई ने भी, उसकी पत्नी ने भी अपने स्तर पर उसको ढूंढने के प्रयास किए, गांव के लोगों ने भी प्रयास किए, लेकिन विलायत में बैठा, प्रदेश में बैठा आदमी कहाँ मिलेगा। और वो भाई पूरा रूप हुलिया बदल चुका है, गरीबी बहुत कुछ बदल देती है, इसलिए वो परेशान प्रदेश में बैठा है। गांव के तमाम लोगों के ढूंढने के बाद भी 6-7 महीने में उस आदमी का अता पता नहीं लगा। तब 6 महीने बाद गांव की पंचायत दोबारा बैठती है और गांव के पंचों ने यह फैसला सुना दिया कि वो आदमी मर चुका है। अगर जीवित होता तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिसोर्स से किसी ना किसी के कांटेक्ट में आता। अब वो जीवित नहीं है, मर गया है। उस आदमी का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है और जब उस आदमी को मृत घोषित किया जाता है तो उसकी पत्नी पंचायत में रोने लगती है और पंचों के सामने अपनी प्रॉब्लम बताते हुए कहती है कि जब आपने मेरे पति को मरा हुआ घोषित कर ही दिया है तो अब ये भी फैसला कर दीजिए कि मेरा भविष्य क्या है, मैं यहाँ रहूं या पापा के घर चली जाऊं। पंचों ने कहा कि देख, यहाँ रहना है तो तुम्हें इसी देवर को अपना पति बना करके रहना होगा, क्योंकि दोबारा विवाह करने का अधिकार है या नहीं है? नहीं है। पुनर्विवाह का अधिकार कब मिला है? 1856 में। तुम्हें अपने देवर को पति बना करके यहाँ रहना होगा, अन्यथा तुम अपने पापा के घर जा सकती हो।
उस महिला ने अपने देवर की तरफ देखा और कहा कि आप भी मेरे भविष्य के बारे में अपना फैसला सुना दीजिए, क्योंकि माई लाइफ माई डिसीजन का कंसेप्ट तो यहाँ काम करेगा नहीं। मेरे जीवन में क्या होगा ये तो मैं डिसाइड कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि कहाँ महिलाओं को अधिकार तुम दे रहे हो। तुम खुद ही तो मुखिया बने हुए आदेश देते घूम रहे हो, तुम ही तो न्यायालय हो। महिलाओं के जीवन के कोई राइट्स की तो यहाँ बात ही नहीं कर रहा है। इसलिए देवर की तरफ उस महिला ने देखते हुए कहा कि तुम्हें भी जो फैसला सुनाना सुना दीजिए। वो देवर भी बेहद ईमानदार था, एहसान को बोलने वाला नहीं था, इसलिए उसने अपनी भाभी की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहा कि देखिए, आपको जो आपके लिए अच्छा लगे वो कीजिए। अगर तुम्हें लगता है कि मैं मेरे पापा के घर पर खुश रहूंगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप पापा के घर चले जाएं, और मैं आपको वादा करता हूं कि आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब तक मैं जीऊंगा तुम्हें रुपए पैसों की कमी नहीं आएगी, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारी और भैया की वजह से हूं। तुमने अपने गहने जेवरात बेच करके मुझे यहां तक पहुंचाया है, इसलिए तुम जहां खुश रहो तो पापा के घर रह सकती हो। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं पापा के घर पर प्रॉब्लम है तो तुम यहां रह लो, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में अपनाने को तैयार हूं। मजबूरी है इसलिए अपनाना पड़ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं कोई दूसरा विवाह भी नहीं करूंगा और तुम यहां पर पत्नी बन के भी रह सकती हो। मजबूरी है इसलिए देवर भाभी को पति पत्नी बनना पड़ रहा है। अगर मजबूरी नहीं होती तो महिला, वो देवर भाभी बिना पति पत्नी बने भी वहां रह सकते थे। उस महिला ने कहा कि ठीक है, मैं मेरे पापा के घर जाना ही पसंद करूंगी, और वो महिला अपने पापा के घर चली जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से उसके पापा भी कर्जे में डूबे हुए व्यक्ति थे, शराबी थे। एक दिन सांझ का समय है, वो लड़की अपने पिता के घर पर जैसे तैसे मन मार कर रह रही है। शाम का 5-6 बजे के समय उसका पिता घर के बाहर कमरे में बैठकर शराब पी रहे हैं, लड़की घर के अंदर कामकाज कर रही थी। उसी गांव में, जिस गांव की वो लड़की का पियर है, उसी गांव का एक साहूकार जो उस लड़की के पिता से पैसे मांगता है, वो शराब के नशे में उस लड़की के घर आता है और लड़की से बदतमीजी से बात करते हुए कहता है कि तेरा बाप कहाँ है। लड़की ने भी गुस्सा आ गया। लड़की ने कहा कि मेरे से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं, पैसे मेरे को नहीं दिए, पापा को दिए, पापा बाहर कमरे में बैठे दारू पी रहे हैं, उनसे जाकर के बातचीत कर लीजिए। और वो साहूकार उस लड़की के पिता से जाता है। उस साहूकार की उम्र लगभग 70-72 साल रही होगी, और वो लड़की के पिता के पास शराब के नशे में, लड़की का पिता वो भी शराब के नशे में, और जाकर पैसे मांगता है। लड़की के पिता ने कहा पैसे खा के नहीं मरेंगे, दे देंगे, अभी नहीं है। उस साहूकार ने कहा कि इतना कर्जा हो गया कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी हिसाब चुकता नहीं कर पाएगी, बस एक ही रास्ता है, तेरी पत्नी वैसे, तेरी बेटी वैसे भी विधवा हो रखी है, तेरी बेटी का विवाह मेरे से करवा दे, आज तक का सारा हिसाब जीरो बैलेंस हो जाएगा, अपने कोई पैसों की मंगत नहीं बचेगी। और उस शराबी पिता ने भी कुछ सोच विचार करके अपनी बेटी के भाग्य का फैसला उस एक बुजुर्ग साहूकार के साथ विवाह करवाने से कर दिया। उन्होंने डिसीजन लिया कि मेरी बेटी का विवाह करवा दिया जाएगा, लेकिन सारा कर्ज माफ हो जाएगा। और वो लड़की अंदर बैठी बैठी इन बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन रही थी। लड़की को बहुत बुरा लगा। लड़की ने कहा कि पापा ऐसे कैसे मेरे भाग्य का फैसला कर सकते हैं, इस व्यक्ति के साथ जिसका अगले ही पल का कोई भरोसा नहीं, 72 साल का आदमी, और उसके साथ मेरा विवाह करवाया जा रहा है। लड़की बेहद दुखी थी, आंखों में आंसू थे, लेकिन कर क्या सकती है, मजबूरियां क्या क्या नहीं करवा देती। इसलिए लड़की मन मार करके थोड़ी देर अकेली बैठती है, सोचती है, और सोचते सोचते उसी रात मध्य रात्रि मौका पाकर वो घर से निकल जाती है। घर से निकल कर जाएं तो जाएं कहाँ, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए वो अपने वापस ससुराल चली जाती है जहां उसका देवर रह रहा है, और हाथ जोड़कर अपने देवर से बोलती है कि मैं अपने पिता के घर नहीं रह सकती, मुझे यहीं रहना है। मेरा वहां विवाह एक बुजुर्ग शराबी व्यक्ति के साथ करवाया जा रहा है और मेरा जीवन नरक बना दिया जाएगा। इसलिए भले ही अपने देवर को वो हाथ जोड़ते हुए कह रही है कि मुझे यहाँ बाकी जीवन रहने की अनुमति मिल जाए, तुम अपना जीवन जिए, दूसरा विवाह करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समाज के दिखावे के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ रहने का अधिकार तभी मिलेगा जब आप ये बताएंगे कि ये मेरी चूड़ी पहन रखी मेरी पत्नी है। इसलिए भले ही दिखावे के लिए, लेकिन आप मुझे पत्नी के रूप में अपना लीजिए, ताकि मैं बाकी जीवन यहाँ पर चैन से बिता सकूं। आप दूसरा विवाह कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समाज के सामने ये रिएक्ट करना ही होगा कि मैं आपकी पत्नी हूं। देवर भी बड़ा ईमानदार व्यक्ति था, उसने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम तुम्हारे पिता के घर खुश नहीं हो तो यहाँ रहना तुम्हारा अधिकार है,
तुम रह सकती हो, और मैं दिखावे के लिए नहीं, मजबूरी है इसलिए तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूं, और भविष्य में मैं ये निर्णय लेता हूं कि मैं कोई दूसरा विवाह भी नहीं करूंगा। और सामाजिक बंधनों की वजह से मजबूर होकर के उस महिला की खुशी के लिए देवर और भाभी का ये रिश्ता पति और पत्नी में परिवर्तित हो जाता है, और देवर भाभी जो अब तक थे वो पति पत्नी बन करके घर पर रहते हैं। धीरे धीरे पुरानी जो चीजें थी उनको भूलते गए। साल 2 साल में जीवन में खुशियां लौटने लगी, घर पर पैसों की कोई कमी नहीं है। 2-1 साल बाद एक बच्चे का जन्म भी हो जाता है। घर में नन्हे बच्चे की किलकारी गूंजती है, सब कुछ ठीक है, पैसों को लेकर के कोई चिंता नहीं है। घर में छोटे बच्चे की किलकारी गूंज चुकी है, हंसी खुशी ये परिवार आगे बढ़ रहा था। लगभग उस भाई को प्रदेश गए 14-15 वर्ष हो चुके थे, और वो प्रदेश के अंदर बेटा बेटा मानसिक रूप से परेशान हो गया था। पंचायत ने उसका डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। एक दिन वो भी बेटा बेटा सोचा कि अब प्रदेश में रह करके काम नहीं चल सकता, वापस गांव जाना ही पड़ेगा। और जो साहूकार है, वो जो साहूकार लोग हैं, वो साहूकार लोगों के हाथ जोड़ करके, पैर पकड़ करके, और जो पुराना कर्ज है वो जमीन बेच बुचा करके उतारूंगा, लेकिन ऐसे प्रदेश में अकेला कितने दिन रहूंगा। और वो प्रदेश गया। उसका पति सांझ को 5-6 बजे हाथ में कुछ सामान, अपनी पत्नी के लिए कुछ गिफ्ट्स, उपहार, कुछ पैसे तो उसने कमाए थे, कुछ सोने के आभूषण लेकर, दिल में हजारों अरमान सजाकर, कई वर्ष बाद 14 वर्ष का वनवास पूरा कर लीजिए, मान लीजिए 14-15 साल हो गए होंगे। और वो जैसे ही शाम को 5-6 बजे घर लौटा, घर के दरवाजे के बीचों बीच एक महिला बैठी है जिसके गोद में एक छोटा बच्चा खेल रहा है। और जैसे ही वो उस पुरुष घर के करीब पहुंचा, उसने देखा कि उसकी पत्नी बैठी है और उसके गोद में एक छोटा बच्चा खेल रहा है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर, जो 14 साल से प्रदेश से आया है, वो गुस्से में अपनी पत्नी की तरफ दौड़ता है। हाथ में जो सामान था उसको फेंकते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखता है और बोलता कि ये क्या है। अचानक पत्नी चौंकती है, और पत्नी ऊपर देख करके चौंकती, बोला ये क्या है। और ये क्या है कि आवाज सुन करके अंदर जो उसका छोटा भाई बैठा था वो बाहर आता है और खड़ा होकर बोला ये क्या है। अब बीच में वो महिला है, बीच में वो महिला, और वो दोनों तरफ देख रहे, बोला ये क्या है, ये क्या है। और वो मन ही मन सोच रहे कि आखिर ये हुआ क्या, मैं अब पत्नी किसकी हूं, एक्स की या प्रेजेंट की। एक्स मतलब पूर्व पति की, या प्रेजेंट मतलब वर्तमान पति की। वो दोनों तरफ देख रही है और वो कह रही है कि हूं गोरी की ने प्यूरी, मैं अब पत्नी किसकी हूं, इसकी या इसकी। वो धर्म संकट में है। और वो व्यक्ति जो 14 वर्षों से प्रदेश से आया था, वो अपनी पत्नी की तरफ गुस्से में देखते हुए बोला कि ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। और वो महिला हाथ जोड़ते हुए अपने पूर्व पति को कहती है कि आप मेरी बात को सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। उस व्यक्ति ने कहा कि ये लड़का सब कुछ समझा रहा है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आज ये पता लग गया कि ये प्यार, ये वादे, ये कस्में सिर्फ बातें हैं और इन बातों का कोई भरोसा नहीं है। और ये जो बच्चा है वो जीता जागता उदाहरण है, मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो महिला फिर कहती कि आप मेरी बात को सुनिए। और वो अंदर जो छोटा भाई खड़ा था उसने कहा कि भैया आप बात समझिए। उस व्यक्ति ने कहा कि भैया बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ चुका हूं, क्या है क्या नहीं है। और वो व्यक्ति वहां से निराश होकर के बिना बात सुने हुए वहां से वापस लौट जाता है। लेकिन उस महिला की वहां भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि सामाजिक बंधन ऐसे थे कि उस देवर और भाभी के रिश्ते को किसमें बदलना पड़ गया था, पति और पत्नी। लेकिन उसका पति जब लौट कर आया तो एक बार के लिए वो महिला संकट में आ जाती है कि आखिरकार मैं पति किस पत्नी की हूं। और इस पूरी कहानी के अंदर जिस घटना का विस्तार से वर्णन है, वो घटना बताओ कौन सी प्रथा है, चूड़ी प्रथा। और इसके अंदर चूड़ी प्रथा की वजह से अब वो महिला
किसकी पत्नी बनकर रहेगी, एक्स की या प्रेजेंट की? प्रेजेंट की। वो तो हमेशा हमेशा के लिए बंदा हरिद्वार चला जाता है और वहां जाकर के उपदेश देता, सन्यासी बन जाता, बहुत बड़ा साधु बन जाता है और दुनिया को इस सांसारिक ज्ञान की बातें बताने लग जाता है। तो हमें सुबह इतना याद रखना है कि देवर भाभी का रिश्ता पति पत्नी के रूप में परिवर्तित होने के कारण कौन सी किताब लिखनी पड़ गई थी? हूं गोरी किण पिवरी। लिख लो फटाफट से 2 बातें, हूं गोरी किण पिवरी के आगे। इस पुस्तक में